Welcome to Physics Universe. Now, today our topic is Standard 11, Chapter 2, 2.6 Accuracy, Precision of Instruments and Errors in Measurement. Okay, so first of all, we have to talk about accuracy and precision. So, now what is accuracy and what is precision? So, accuracy is the measurement of how close the measure value to its true value. मतलब कि एक्यूरेसी मतलब कि जो भी हमारी वैल्यू है, जो भी हमने वैल्यू मेज़र की है, वो हमारी ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक है, उससे पता चलता है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है. अगर कम नज़दीक है तो उतनी एक्यूरेसी कम है, ज़्यादा नज़दीक है ट्रू वैल्यू के तो उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी. सो नाउ अबाउट प्रिसीजन. व्हाट इज़ प्रिसीजन? तो प्रिसीजन इज़ दैट द लिमिट ऑफ द क्वांटिटी इज़ मेज़र, मतलब कि कितने रिजोल्यूशन तक वो क्वांटिटी मेज़र हुई है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिसीजन. नाउ वी टॉक अबाउट देयर एग्जांपल. सपोज एक्यूरेसी. अगर हम लोग एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी में अगर एक ट्रू टाइम, सपोज कि हमारा जो परफेक्ट टाइम है IST टाइम, दैट इज़ 12:30. क्लियर? ये हमारी एक ट्रू टाइम है. बट मेरी वॉच में अगर टाइम दिखा रहा है 12:32, बट अगर आपकी वॉच है तो आपकी वॉच में अगर टाइम यहाँ पे दिखा रहा है अभी 11:59. क्लियर? तो मेरी जो वॉच है 12:32, उसमें ट्रू वैल्यू से 2 मिनट ज़्यादा है. बट आपकी जो वॉच है 11:59, वो 1 मिनट कम है आपकी वॉच में. तो इन दोनों में से कौन सी वॉच ज़्यादा नज़दीक है ये ट्रू वैल्यू के? तो 11:59 ये ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है. दैट मीन्स कि इसकी एक्यूरेसी इस टाइम से ज़्यादा है. तो ये टाइम ज़्यादा एक्यूरेट हुआ, ये टाइम कम एक्यूरेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 1 मिनट का है, यहाँ पे डिफरेंस 2 मिनट का है. तो दिस इज़ मोर एक्यूरेट देन दिस. क्लियर? ओके. नाउ प्रिसीजन. तो प्रिसीजन का अगर हमें एग्जांपल लेना है तो सपोज़ कि मैंने वर्नियर कैलिपर्स में एक ऑब्जर्वेशन लिया. दैट ऑब्जर्वेशन वी कैन टेल दैट 12 वर्नियर कैलिपर्स से ऑब्जर्वेशन लिया. तो वर्नियर कैलिपर्स की जो लीस्ट काउंट है दैट इज़ 0.01, मीन्स 12 पॉइंट. इफ़ आई गेट 12.38 सेंटीमीटर कोई एक ऑब्जेक्ट की, ये एक ऑब्जर्वेशन है. क्लियर? बट आप वो जो ऑब्जर्वेशन है वो फेरोमीटर से लेते हो, और आप जो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो दिखा रहा है 12.377 सेंटीमीटर. क्लियर? तो इन दोनों में से मोर प्रिसाइज वैल्यू क्या हुई? तो दैट इज़ 12.377 सेंटीमीटर. वाई? बिकॉज ये जो रिजोल्यूशन है इस वैल्यू से ज़्यादा है, क्योंकि ये 0.001 तक की ऑब्जर्वेशन दिखा रहा है ये ऑब्जर्वेशन. क्लियर? बट ये जो ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ 0.01 तक का रिजोल्यूशन ही दिखा रहा है. सो दिस वैल्यू इज़ मोर प्रिसाइज देन दिस वैल्यू. Clear? So now for accuracy and precision, our next subtopic, that is systematic errors. So in this systematic error there are more subtopics. First, in systematic error first type is instrumental error. अब इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट से एरर क्रिएट होगा, वो इंस्ट्रूमेंट से एरर कैसे क्रिएट होती. तो इसके एग्जांपल में हम लोगों ने पहले थर्मोमीटर का एग्जांपल लिया. सपोज़ कि हमारे पास एक थर्मोमीटर है, उसको मैं एक उबलते हुए पानी में उसका मेज़रमेंट लेता हूँ कि कितना टेम्परेचर है. तो वी नो दैट
the temperature of boiling water is 100 degrees Celsius, but still thermometer says that temperature is 104 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट की खराबी के कारण ये टेम्परेचर डिफरेंट दिखा रहा है। हमें पता है कि टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होने वाला है। क्लियर? तो ये एक इंस्ट्रूमेंट की एरर हो गई। अब उसके बाद हम उसका दूसरा एग्जांपल अगर ले तो दूसरे एग्जांपल में वर्नियर कैलिपर्स की भी बात कर सकते हैं कि व्हेन there is no measurement in vernier calipers, we put it in complete 0 0 measurement, then in vernier calipers main scale should coincide with vernier scale। क्लियर? बट अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो वो इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही एरर है, क्योंकि अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहा तो हम लोग जितने भी ऑब्जर्वेशन लेंगे उन सभी में वो एरर्स इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स दैट अराइज फ्रॉम द एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन एंड कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? ओके, देन आवर नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। ओके, अब इसके पहले एग्जांपल से अगर हमें समझना हो तो अगेन थर्मोमीटर का एग्जांपल लेते हैं। थर्मोमीटर हम लोग नॉर्मली जो यूज़ करते हैं हम लोग दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो आर्मपिट वाली मेथड से यूज़ करते हैं और दूसरा हमारे माउथ के टंग के अंडर हम लोग वो थर्मोमीटर रख देते हैं। क्लियर? तो थर्मोमीटर इज़ मोर एक्यूरेट इनसाइड द माउथ देन वी पुट इट इन आर्मपिट, बिकॉज आर्मपिट वो कंप्लीट उसका जो सरफेस है वो कंप्लीट कवर नहीं कर पाएगा। बट हम अगर मुंह के अंदर रखेंगे तो उसकी जो सरफेस है वो पूरी कवर हो जाएगी। तो ये क्या होगा कि हमने वो जो टेक्निक यूज़ की ये डिफरेंट टेक्निक हो गई। तो जो भी टेक्निक मोर बेनिफिशियल है उसको हमें यूज़ करना है। क्लियर? तो इसका भी एक कारण है। फिर जो इम्परफेक्शन एरर होगी वो एक्सटर्नल चेंजेस के कारण भी हो सकती है, सच एज चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, क्योंकि सब में टेम्परेचर अप डाउन होगा, ह्यूमिडिटी में भी टेम्परेचर अप डाउन होगा तो थर्मोमीटर अलग टेम्परेचर दिखाएगा। क्लियर? नाउ अवर थर्ड टॉपिक दैट इज़ पर्सनल एरर। नाउ व्हाट इज़ पर्सनल एरर? तो पर्सनल एरर्स में दैट अराइज ड्यू टू इंडिविजुअल बायस, बैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग्स of the apparatus or individual's carelessness is for example अगर हमने एक रीडिंग लिया फ्रॉम वर्नियर कैलिपर्स और हम वर्नियर कैलिपर्स को ऊपर से देखते हैं, तो ऊपर से देखते हैं तब क्या होगा कि जो स्केल्स कोइंसाइड होंगे वो हमें डिफरेंट दिखेंगे। सपोज सामने से देखेंगे तो 0.3 पर इन 3 जो डिवीज़न है उस पे कोइंसाइड होता दिखेगा, बट ऊपर से देखेंगे तो 5 पे दिखेगा। तो वो हमारी एक पर्सनल एरर है, हमारे बायस के कारण। बायस क्या हुआ कि हम लोग ऑलवेज ऊपर से ही देखते हैं, वो हमारा पर्सनल बायस है। तो उसके कारण जो एरर रहेगी दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल एरर। सिमिलरली ये एक पैरेलैक्स भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। पैरेलैक्स हम आगे भी पढ़ चुके हैं कि हम अगर अपने दोनों आँख के राइट हैंड साइड अगर कोई चीज़ रखेंगे तो वो कुछ अलग शो करेगा, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो वो कुछ अलग शो करेगा। अगर हमारी राइट साइड आई हम अगर क्लोज करेंगे और लेफ़्ट से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, देन लेफ़्ट सिमिलर। क्लियर? अब आगे ये जो एरर्स है उसको हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे? तो बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हमारे जो पर्सनल बायस है वो रिमूव करके और इंस्ट्रूमेंट को हम बेटर मतलब कि पहले से ही विदाउट एरर लेंगे तो ये सारी एरर्स रिमूव हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रैंडम एरर्स।
Okay, random errors arise due to random unpredictable fluctuation in experimental condition. Unpredictable means we know that कि अगर हम कोई सपोज के वो न्यूटन एक्सपेरिमेंट करें, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें वाटर बॉईल करते हैं और उसका थर्मोमीटर से हम लोग जब उसका ऑब्जर्वेशन लेंगे, अगर विंटर होगा तो कुछ और ऑब्जर्वेशन आएगा, अगर समर होगा तो कुछ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आएगा। क्लियर। सिमिलरली वोल्टेज सप्लाई, अगर वोल्टेज सप्लाई में अप डाउन होगा तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ अलग ऑब्जर्वेशंस दिखाएगा। फिर मैकेनिकल वाइब्रेशंस, एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स, ये सब रैंडम एरर्स में इंक्लूड होगा। अब अगर ये रैंडम एरर्स इसमें पहले से ही होंगे तो भले ही एक ही पर्सन वो ऑब्जर्वेशंस ले रहा है तो उसके ऑब्जर्वेशंस में डिफरेंट रीडिंग्स आएंगे। मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट से अगर हम लोग उसका ऑब्जर्वेशन लेते हैं फिर भी एवरी टाइम दे गॉट डिफरेंट रीडिंग्स। अब आगे लीस्ट काउंट एरर, तो लीस्ट काउंट एरर इज ड्यू resolution of the instrument. Is for example, we know that vernier calipers has the least count 0.01 centimeter, but हम उससे भी ज़्यादा पावर वाली मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। इस फॉर एग्जांपल स्फेरोमीटर, तो स्फेरोमीटर का लिस्ट काउंट वी नो दैट 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर। तो सपोज के वर्नियर कैलिपर्स हमें जो भी ऑब्जर्वेशन देगा तो उससे मोर प्रिसाइज स्फेरोमीटर की ऑब्जर्वेशन रहेगी। क्लियर। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे हैं, हम लोग स्केल से भी ले सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से भी ले सकते हैं, स्फेरोमीटर से भी ले सकते हैं। तो ये जो लीस्ट काउंट एरर है वो इंस्ट्रूमेंट की जो प्रिसीजन है उसके कारण आता है। अगर कम प्रिसीजन हुआ तो हमारी उसमें एरर ज़्यादा होगी। ज़्यादा प्रिसीजन वाला इंस्ट्रूमेंट अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो एरर उतनी कम होती चली जाएगी। सपोज़ कि हमने हायर प्रिसीजन वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी हमें जो भी ऑब्जर्वेशन है अगर वो हम लोग रिपीट करते रहेंगे तो जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रिपीट करते रहेंगे उतनी ज़्यादा एरर कम होती चली जाएगी। तो हम लोग उसकी जो ट्रू वैल्यू है उसके ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे। बट कैसे? तो जितनी ज़्यादा रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन उतने ज़्यादा हम लोग ट्रू वैल्यू के नज़दीक पहुंच जाएंगे। नाउ हाउ एरर शुड बी कैलकुलेटेड? सो देर आर errors: absolute error, relative error and percentage error. So first of all, how absolute error should calculated? So if we take several measurements like a1, a2, a3 up to an, so here we have to find first absolute error. How can we find absolute error out of these observations? So first of all we have to find average of these observations. So a average is equal to a1 plus a2 plus a3 up to an अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सब का समेशन अपॉन जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने लिए बाय डिवाइड बाय देम। क्लियर। ओके। नाउ ये जो इक्वेशन है उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो ए एवरेज इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, ए आई अपॉन एन। अगर 10 नंबर्स तक हमने ऑब्जर्वेशन लिए तो आई इज इक्वल टू 1 to यहाँ पे आ जाएगा 10। क्लियर। सो यहाँ पे हमने पहले ए एवरेज फाइंड किया, फिर ये जो ए एवरेज है उसका हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है। तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है उसकी एरर फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए डेल्टा a1 इज इक्वल टू जो हमने आगे एवरेज निकाला वो वैल्यू माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। क्लियर। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एब्सोल्यूट एरर। सेकंड एब्सोल्यूट एरर तो डेल्टा a2 इज इक्वल टू ए एवरेज माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशंस।
अप टू ए एन तक जाना है तो डेल्टा ए एन इज इक्वल टू एवरेज ए माइनस लास्ट ऑब्जर्वेशन ए एन। क्लियर? सो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने की ये एक ट्रिक थी। ओके, हम ये जब भी एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के बाद ऑलवेज हम उसको मॉड वैल्यू में लिखेंगे। सपोज़ के डेल्टा ए वन उसकी अगर नेगेटिव वैल्यू होगी फिर भी हमें उसकी मॉड वैल्यू लिखनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे कितनी मैक्सिमम एरर तक जा सकता है ये फाइंड करना है। सो ऑलवेज हमें उसका मॉड्यूलस लेना है। सो वैल्यूज मस्ट बी पॉजिटिव। नाउ ये जो हमने पूरी जो एब्सोल्यूट एरर सब मेज़रमेंट की एब्सोल्यूट एरर फाइंड की, उसका भी फिर से एवरेज फाइंड करना है। तो नाउ डेल्टा ए एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर प्लस सेकंड एब्सोल्यूट प्लस थर्ड एब्सोल्यूट एरर अप टू एन एब्सोल्यूट एरर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। सो सिमिलरली अगेन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड डेल्टा ए आई अपॉन ए। मतलब कि ये जो मॉड डेल्टा ए आई है वो ये सबका समेशन हो गया। क्लियर? तो हमारी जो भी एरर है उसकी जो रेंज होगी वो ये प्लस और माइनस के बीच में, आइदर ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, आइदर ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन। क्लियर? तो हमारा जो ट्रू वैल्यू है वो इन दोनों के बीच आएगा, मतलब कि ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन लेस देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। क्लियर? सो ये ऐसे हम लोग एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नाउ सेकेंड एरर इज रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? तो पहले रिलेटिव एरर की बात करते हैं। रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करेंगे? तो रिलेटिव एरर इज नथिंग बट रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर, जो हमने आगे फाइंड की कि सभी एब्सोल्यूट एरर का एवरेज फाइंड कर दिया था। तो मीन एब्सोल्यूट एरर टू दी मीन वैल्यू। क्लियर? ये दोनों टर्म्स हमने आगे फाइंड कर दी थी। ओके, अब आगे परसेंटेज एरर की बात करते हैं। परसेंटेज एरर पहले तो उसका सिंबल आ जाएगा डेल्टा ए, और सिमिलर ये हमने फाइंड किया था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इंटू अगर 100 कर देंगे तो वो हो जाएगा परसेंटेज एरर। क्लियर? अब रिलेटिव एरर है उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज एरर इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ आवर सेकंड सब टॉपिक इज 2.6.2 कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम लोग कई बार जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उनके कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो इक्वेशन में कॉम्बिनेशन आता है। इस फॉर एग्जांपल अगर फोर्स की बात करें तो व्हाट इज़ फोर्स फॉर्मूला? तो फोर्स फॉर्मूला वेक्टर एफ इज इक्वल टू मास इंटू वेक्टर एक्सेलरेशन, मीन्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू एम इंटू वेक्टर ए। क्लियर? तो अगर कोई हम मास का अगर मेज़रमेंट ले उसमें कोई एरर रह गई, एक्सेलरेशन में भी कोई एरर रह गई, तो एज अ कंक्लूजन फोर्स की अगर हम फाइंड करें, फोर्स फाइंड करेंगे उस इक्वेशन से, तो फोर्स की वैल्यू में भी एरर रह जाएगी। क्लियर? अगर दूसरा एग्जांपल ले तो सपोज के हम लोग डेंसिटी का एग्जांपल लेते हैं। डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होगी? तो डेंसिटी D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो सिमिलर अगर मास फाइंड करने में कोई एरर रहेगी, सिमिलरली वॉल्यूम फाइंड करने में भी कोई एरर रह गई, तो दोनों की एरर कंबाइन होके हमारी डेंसिटी की वैल्यू में भी एरर रह जाएगी। तो ये क्या हो गया कि जो भी एरर का मिक्सचर हो गया। क्लियर? तो हमें पहले ये जानना होगा कि अगर समेशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या फिर डिवीज़न है, उन सब में कैसे एरर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस, मतलब कि समेशन और डिफरेंस, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी में समेशन आएगा या फिर डिफरेंस आएगा, उनसे हम कैसे एरर फाइंड करेंगे ये यहाँ पे सीखेंगे।
तो सपोज के वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटी, लेट्स से ए एंड अनदर इज बी. इफ ए हैव सम एरर, तो ए की वैल्यू, एरर तो प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है, तो ए की वैल्यू अगर एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग देखेंगे तो उसकी टोटल वैल्यू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए होगी, आइदर प्लस और माइनस. सिमिलर बी की वैल्यू होगी बी प्लस और माइनस डेल्टा बी. प्लस और माइनस इसीलिए कि हमें अभी पता नहीं एरर प्लस में होगी कि माइनस में होगी. Clear? Because here delta A and delta B are called absolute error. Okay, now if we sum these two quantities, then equation becomes Z is equal to A plus B. Okay, अब A formula we know that what is A, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आ गई A प्लस और माइनस डेल्टा A, और B की फॉर्मूला तो B प्लस और माइनस डेल्टा B. अगर हम एरर के साथ ही अगर ऐड कर देंगे तो हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट होगी उसमें भी एरर उसमें इंक्लूड हो जाएगी, तो z प्लस और माइनस डेल्टा z हो जाएगा, डेल्टा z वहाँ पे एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी. तो पूरी फॉर्मूला ऐसे बनेगी z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा बी. क्लियर? तो ये पूरी एरर के साथ हमने फॉर्मूला लिख ली. अब यहाँ पे मैक्सिमल पॉसिबल एरर कौन सी रह जाएगी, तो अगर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे दोनों एरर को, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर बिकम्स डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. ओके, फिर देन अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन में z इज इक्वल टू ए माइनस बी. सिमिलर ए की फॉर्मूला लिखनी हो तो ए की फॉर्मूला हम लोग यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं. क्लियर? और बी की फॉर्मूला यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे रख देनी है. तो ए फॉर्मूला होल फॉर्मूला बिकम्स z प्लस और माइनस डेल्टा z एरर के साथ. सिमिलर इज इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए माइनस सब्ट्रैक्शन है b प्लस और माइनस डेल्टा b. ओके, देन अब हम जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आगे लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर पीछे लिखेंगे. तो फॉर्मूला बिकम्स ए माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा है प्लस और माइनस डेल्टा बी. यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू एरर की कौन सी रहेगी, तो सबका अगर समेशन करेंगे तो दैट बिकम्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. तो यहाँ पे ये सब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन उसका एक रूल बना है कि व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज. क्लियर? अनदर सब टॉपिक is error of a product or a quotient. Okay, now first of all we talk about product, means let us we take formula for product z is equal to a into b. Clear? तो z is equal to a into b, उसमें हमने आगे भी देखा कि अगर a की फॉर्मूला में अगर कोई एरर होगी तो दैट बिकम्स a प्लस और माइनस डेल्टा ए. सिमिलरली b की फॉर्मूला की एरर बिकम्स b प्लस और माइनस डेल्टा b. पुट इट इन दिस इक्वेशन, दिस मेन इक्वेशन, तो बिकम्स z प्लस और माइनस डेल्टा z. क्योंकि एरर के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन भी होगा तो उसमें भी एरर आ जाएगा, तो डेल्टा z इज़ आवर प्रोडक्ट एरर. तो इज़ इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस और माइनस डेल्टा बी. यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहे हैं. क्लियर? नाउ जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हम इन जो ये दोनों ब्रैकेट से इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो फाइनल प्रोडक्ट बिकम ए बी प्लस और माइनस बी डॉट डेल्टा ए प्लस और माइनस ए डेल्टा बी प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी. क्लियर? ये जो प्रोडक्ट हमने की उसको ब्रैकेट प्रोडक्ट बोलते हैं. क्लियर? नाउ ये जो पूरी इक्वेशन थी जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की, ये पूरी इक्वेशन को हम लोग z से डिवाइड करते हैं. मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय z एंड राइट हैंड साइड डिवाइड बाय a इंटू बी. a इंटू बी इज नथिंग बट z, बट राइट हैंड साइड it is in the form of a into b, that's why we divide right hand side by a into b. Okay, now here z upon z becomes 1. This
becomes plus or minus delta z upon z is equal to similar ab upon ab becomes 1. b डेल्टा ए में से बी बी कैंसिल डेल्टा ए अपॉन ए प्लस और माइनस अगेन यहाँ से ए कैंसिल डेल्टा बी अपॉन बी प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी. सो हियर डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए इंटू बी. सो इक्वेशन ये इस हिसाब से रेडी हो जाएगी. क्लियर. नाउ ये जो इक्वेशन बनी उसमें से डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बहुत छोटे होंगे. क्यों? क्योंकि ये एरर्स है. एरर्स की वैल्यू इतनी बड़ी नहीं रहती. दैट वैल्यूज आर स्मॉल. क्लियर. सो वी शैल इग्नोर देयर प्रोडक्ट. मीन्स के जो लास्ट टर्म है वो हमें नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी. बहुत ही छोटी है और उसमें भी हमने ए और ए इंटू बी से डिवाइड किया है. सो वो नेग्लिजिबल हो जाएगी. क्लियर. ये वन कैंसल out. So equation becomes delta z upon z is equal to delta a upon a delta b upon b. अच्छा, यहाँ पे प्लस और माइनस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट अगर हम लोग पहले सारे प्लस को लेंगे तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी. सिमिलर माइनस को लेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब भी इक्वेशन हमारी यही रहेगी. तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिलेटिव एरर. मैक्सिमम रिलेटिव एरर वाई? बिकॉज हियर समेशन इज़ इन दिस इक्वेशन. तो यहाँ पे रूल कौन सा बना है? तो अगर कोई भी क्वांटिटी का हम लोग मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न करेंगे तो उसमें भी जो रिलेटिव एरर होगी तो दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस. मतलब कि ए का रिलेटिव एरर क्या है? डेल्टा ए अपॉन ए. बी का रिलेटिव एरर डेल्टा बी अपॉन बी. तो अगर उनका हम मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न करेंगे तो आंसर विल बी द सेम. मतलब कि रिलेटिव एरर का यहाँ पे समेशन होगा. क्लियर. ओके. नाउ थर्ड वन इज एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू अ पावर. तो यहाँ पे अभी हम पावर वाली जो टर्म्स है वो लेंगे. तो यहाँ पे सपोज z इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. अब ये पावर वाली जो टर्म है दैट इज़ नथिंग बट आई कैन ऑल्सो राइट z इज इक्वल टू ए इंटू ए. क्लियर. सो a इंटू ए दैट इज ऑल्सो ए स्क्वेयर. ओके. नाउ उसमें हमें पहले ये एक्चुअली एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन ही हुआ. मल्टीप्लिकेशन तो हम आगे पढ़ के आए हैं कि डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. तो यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारा खुद है. तो यहाँ पे फिर से जो सेकेंड टर्म है उसमें डेल्टा ए अपॉन ए फिर से यहाँ पे सम हो जाएगा. क्लियर. तो दो बार आ गया मीन्स 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए. ओके. नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला इनिशियली आवर फॉर्मूला इज z इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. तो यहाँ पे फाइनल टर्म मिली हमें. यहाँ पे जो जितने भी पावर्स थे वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गए. इंटीग्रल पार्ट हो गया. तो 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए. तो इससे हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि फॉर्मूला में अगर जितने भी पावर हो गए वो पावर अगर एरर फाइंड करने की बारी आई तब वो पावर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. तो p इंटू डेल्टा ए अपॉन ए. सिमिलरली b रेस टू क्यू है तो q इंटू डेल्टा बी अपॉन बी. सिमिलरली ये डिवीज़न में फिर भी यहाँ पे प्लस r इंटू डेल्टा c अपॉन c. वाई यहाँ पे एडिशन आएगा? क्योंकि अर्लियर वी स्टडी दैट इन डिवीज़न ऑल्सो वी हैव टू summation all relative error. That is the rule. So here as a conclusion it is given this rule that the relative error in a physical quantity कि कोई भी physical quantity अगर powers में हो है तो उसका जो relative error है वो उसके powers time relative error हो जाएगा. क्लियर. यहाँ पे आगे पूरा समझाया है. Thank you.